कैसे आइडेंटिफाई करें, क्या क्या मेन सिम्टम्स होते हैं जिनकी वजह से एक नॉर्मल व्यक्ति ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स जो हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं? देखिए, एज आई सेड, इसमें से अगर कोई भी रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर आप स्मोकर हो, टोबैको चूअर हो, अगर आप ओबीस हो, तो चांसेस कि आपके कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकते हैं। कई बार हम स्मोकर नहीं हैं, हम थिन आउट हैं। इन पेशेंट्स में हम हमेशा बोलते हैं, वी टेक इट एज अ रूल नाउ, कि अगर आप 40 के ऊपर हैं तो रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराइए, गो टू अ हॉस्पिटल। ब्लड टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट आर द ईजिएस्ट वे टू लुक इनटू योर बॉडी। सबसे आसान विंडो है आपके लिए कि अंदर क्या हो रहा है। तो आप हॉस्पिटल जाइए, साल में एक बार अपना हेल्थ चेकअप कराइए। उस हेल्थ चेकअप में आपके रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल चेक किए जा सकते हैं, और उस कोलेस्ट्रॉल के हिसाब से आपको हम समझा सकते हैं कि आप क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे दोस्त कोलेस्ट्रॉल्स कम डाउन। और अगर उन चेंजेस के बावजूद आपके कोलेस्ट्रॉल्स कम नहीं होते, देन मेडिकेशंस इज द आंसर। So risk factors identification is always important. So anybody above 40 साल में एक बार, anybody above 60 6 महीने में एक बार पकड़िए। See, ये सारी डिजीजेस आर लाइक, लोग बोलते थे पहले कि कैंसर को जल्दी पकड़िए, जल्दी पकड़ेंगे, जल्दी ट्रीट करेंगे। सो गेट योरसेल्फ टेस्टेड। एंड मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा बोलता हूँ, द बेस्ट डे टू डू इट इज ऑन योर बर्थडे। Why sir? One, you'll remember the date. क्योंकि आपको याद रहेगा हमने लास्ट टाइम टेस्ट करा हुआ है। और अगर आपके रिस्क फैक्टर्स नॉर्मल आए तो इससे अच्छा अपने बर्थडे गिफ्ट आप अपने आप को नहीं दे सकते। That's great, amazing. I mean, ये बहुत अच्छा टिप आपने आज शेयर किया कि अपने बर्थडे पे चेकअप्स कराओ तो आपको एटलीस्ट याद तो रहेगा आपने लास्ट टाइम कब करवाया है। इफ आई नो कि मेरा सब ठीक चल रहा है एंड मेरा रिस्क कम है, दैट इज द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट। एंड जस्ट इन केस इफ आई फाउंड आउट कि कुछ गलत है तो मैंने उसको जल्दी पकड़ा, दैट इज ऑल्सो माई बेस्ट बर्थडे गिफ्ट। सो विन और लूज कुछ नहीं बचता इसमें। इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ हो। इट्स लाइक गिविंग एग्जाम्स यार। हम एग्जाम्स क्यों देते हैं? ताकि हम और अपना टेस्ट ले सके ना, टेस्ट ले सकें, इससे हमें पता हो कि पिछले एक साल में हमने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, कितने पानी में हम yes, कितने पानी में, कितना इंप्रूवमेंट हमें जरूर। सो अंटिल एंड अनलेस आप टेस्ट लोगे अपना, हाउ विल यू नो कि यू आर गुड इनफ और नॉट। दैट इज अमेजिंग। ऑल्सो सर, अभी आपने बताया कि टेस्ट कराना जरूरी है, तो क्या नॉर्मल रेंज क्या होती है कोलेस्ट्रॉल की? देखिए, नॉर्मल रेंजेस आर सारी डिपेंडेंट ऑन कि आपकी एज क्या है, आपके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, आपका जेनेटिक मेकअप क्या है, क्या आपकी फैमिली में रिस्क फैक्टर्स हैं ऐसे। सो जो हम नॉर्मल रेंजेस देखते हैं ऑन लैब रिपोर्ट्स, दे वेरी। सो आप कभी भी लैब रिपोर्ट्स देखोगे तो उसमें एक चीज लिखी होती है, प्लीज गो टू योर क्लिनिकल कोरिलेशन करिए। किसी भी एक्सरे में, किसी भी रेडियोलॉजी ग्राफिक में, किसी भी पैथोलॉजी में आप थिन प्रिंट में एक लिखा होता है, प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली। इसका मतलब होता है जिन्होंने आपको टेस्ट बोले हैं उनके पास वापस जाइए। ठीक है। सी, फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस उनको नहीं मालूम आप पेट के दर्द के लिए करा रहे हो कि आप हार्ट की तकलीफ के लिए करा रहे हो। ऑल क्लीन जो रेडियोलॉजिकल या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं, दे आर इन्वेस्टिगेटिंग जिस चीज़ के लिए आप आए हो। बट आपने वो इन्वेस्टिगेशंस क्यों लिखे हैं, ये जो क्लिनिशियन जिसने आपको देखा है वो डिसाइड करता है। सो अगर मेरे पास एक पेशेंट आता है तो मेरे लिए उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स डिफरेंट हो सकते हैं। सो लेट्स से फॉर वर्षा, यू कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मेरे लिए कंप्लीटली अलग हैं कंपेयर्ड टू एनीबडी एल्स हु इज सेम 30, 40, 50, 60 ईयर ओल्ड। तो मेरे लिए बहुत, मैं क्यों करवा रहा हूं आपको टेस्ट, इस पे डिपेंड करता है मेरी रेंज क्या है। बट एज अ होल वी ऑलवेज से कि जो हम खराब कोलेस्ट्रॉल्स मानते हैं उन्हें हम एलडीएल बोलते हैं। एलडीएल आपके ट्राई एंड कीप देम बिलो 100। अगर आपको कोई हार्ट की तकलीफ नहीं है, अगर आपको कोई जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स नहीं है, अगर आपको हैं, अगर आपके फैमिली में स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, रहते हैं लोगों के, या किसी को हार्ट की तकलीफ हो चुकी है, सो ट्राई एंड ब्रिंग डाउन देम टू बिलो 70 एज मच एज यू कैन। ओके सर, आपने ना जेनेटिक के बारे में काफी मेंशन किया है कि आई थिंक जेनेटिक जो फैक्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल के लिए। तो ऐसे कौन से जेनेटिक कंडीशंस हैं जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल हमारा हाई हो सकता है, उसका रिस्क रहता है? देखिए, कंडीशंस हैं, जैसे हम लोग हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया बोलते हैं, हाइपर कोलेस्ट्रीनीमिया बोलते हैं। एक हमारे यहाँ डिजीज होती है फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रीनीमिया। ये क्या होता है? फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रीनीमिया मीन्स कि आपकी बॉडी वो केमिकल बना ही नहीं रही है। सो आपके कोलेस्ट्रॉल्स बचपन से ही बहुत हाई रेंज पे रहते हैं। सो ऐसे पेशेंट्स में हार्ट की तकलीफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो जब तक आई डू नॉट नो आपको है,
तब तक मैं आपको सही एडवाइस नहीं दे पाऊंगा। एज अ डॉक्टर मेरे लिए एडवाइस देना तभी इंपॉर्टेंट है जब मेरे पास सारे पत्ते सामने हो, तभी मैं आपको राइट एडवाइस दे सकता हूँ। सो आपको फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया है कि नहीं है, इसका जानने का तरीका एक और है, वो है ब्लड इन्वेस्टिगेशन। हो सकता है आप बिल्कुल थिन हो, वेल बिल्ट हो, रोज जिम जाते हो, यू गॉट अ अमेजिंग सलमान खान, ऋतिक रोशन बॉडी, बट दैट डजंट मीन कि आपके कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं हो सकते। तो टेस्ट कराइए, अगर ज्यादा है तो विल गिव यू द राइट एडवाइस व्हाट टू डू। बिल्कुल। और सर अभी आपने बताया कि क्या क्या कंडीशंस में आपको रिस्क फैक्टर हो सकता है। ऑल्सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करते हैं, क्या पोल्यूशन का भी कोलेस्ट्रॉल से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? क्योंकि हम दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली का पोल्यूशन तो हमेशा हाईलाइट करता है हर एक चीज़ को, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन। ओके। हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है, लेट्स से कार की तरह है, जिसमें सारे सिस्टम साथ चलने जरूरी है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मेरा इंजन और व्हील्स अलग अलग चले, मेरा एक्सीलरेटर और ब्रेक अलग अलग काम करें। इट हैज़ टू बी सिंक्रोनाइज सिस्टम। सो उस सिंक्रोनी के लिए जैसे कार चलती है उस तरह हमारा शरीर चलता है। तो अगर मेरे कोई रिस्क फैक्टर्स बढ़े हुए हैं, सो पोल्यूशन ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ मल्टीपल थिंग्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इन चीज़ों की वजह से आपके उस सिस्टम को गड़बड़ा सकता है। सो वो मेरा जो बैकअप होगा लंग से पोल्यूशन की वजह से वो कम हो सकता है, एंड इट कैन लीड टू अ सिस्टम फेलियर। सी, हमारा हार्ट का सिस्टम, ब्रेन का सिस्टम, किडनी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग अलग काम नहीं करते, दे हैव टू वर्क टुगेदर। सो पूरा सिस्टम जब साथ चलता है तो ठीक है, अगर उसमें कहीं पे भी एक गड़बड़ आती है तो दैट होल सिस्टम कम्स डाउन। सो डायरेक्ट कोरिलेशन कोई नहीं है पोल्यूशन से, बट यस, कोई भी चेंज शरीर में जो सिस्टम बिगाड़ दे, दैट कैन कॉज एनीथिंग। ओके सर, जैसे हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करते हैं तो हमने रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात की, ऑल्सो कॉजेज सिम्टम्स पे भी हमने डिस्कस किया। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल है तो उनकी बॉडी में क्या क्या एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए, कोलेस्ट्रॉल की वजह से 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट अटैक है, जो बहुत कॉमन है। हार्ट अटैक्स आर वेरी 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 कॉमन, स्पेसिफिकली यंग पेशेंट्स में आजकल बहुत हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज हमारे लाइफस्टाइल काफ़ी ख़राब है, वी आर अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस। पहले तो फैमिली एंड वर्क स्ट्रेस होता था, आजकल सोशल मीडिया स्ट्रेस इज द बिगेस्ट थिंग। नंबर ऑफ लाइक्स, ज़्यादा बड़ा नंबर ऑफ लाइक्स एंड पोस्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दुनिया में, एंड वी आर कंपीटिंग फॉर ईच थिंग। हमें लगता है एक पोस्ट हमने देख लिया तो हमें लगता है यार उसके पास ने कर दिया, मैंने नहीं किया, so that stress becomes very difficult. So in cases में it is very very important कि हम ये सारे रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल करें, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट की तकलीफ, कोलेस्ट्रॉल की वजह से स्ट्रोक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर जैसे अभी आपने बताया कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स और हो सकते हैं बॉडी के लिए अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो क्या कोलेस्ट्रॉल का हमारी स्किन पर जैसे कि एक्ने हो जाना या फिर पिंपल्स हो जाना, ऐसी कुछ कंडीशंस भी हो सकती हैं? नहीं, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है कोलेस्ट्रॉल का, बट अगर आप नोटिस करो कई पेशेंट्स जिनमें फैमिलियली कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होते हैं, उन पेशेंट्स में क्या होता है, अगर आप नोटिस करोगे कई लोगों के आईलिड्स के ऊपर एक वाइट स्पॉट्स होते हैं, उनको हम ज़ैंथेमा, ज़ैंथेलोमास बोलते हैं। वो आर मोस्टली सीन इन पेशेंट्स जिनमें बचपन से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, या जिसे हम फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया बोलते हैं। तो ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस है जो कई पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है, यंग में भी, ओल्ड में भी। बट हाँ, कोलेस्ट्रॉल्स अगर बहुत ज़्यादा हो, सो दैट इज़ वन स्किन थिंग विच यू कैन सी, अदरवाइज कोई डायरेक्ट स्किन चेंजेस हमें नहीं देखने को मिलता है। सो वी यूजुअली टॉक अबाउट गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो ये क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सो डेकेड बैक ये सोचा जाता था कि क्वांटिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल से फ़र्क पड़ता है। बेसिकली हमारे इसमें सोच के लिए, फॉर अ लेमैन टू अंडरस्टैंड, एक बैड कोलेस्ट्रॉल इज़ LDL विच इज़ लो डेंसिटी बोलते हैं हम लोग उनको, एंड गुड कोलेस्ट्रॉल इज़ HDL। तो डेकेड बैक ये देखा जाता था कि अगर आपकी HDL ज़्यादा है, LDL कम है, तो दैट मीन्स रेशियो ठीक है, सो आपको हार्ट की तकलीफें या ब्रेन की तकलीफें बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बट इन द लास्ट 1 decade रिसर्च हैज शोन कि क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता, क्वालिटी ऑफ कैसे है। सो अगर आपका HDL या गुड कोलेस्ट्रॉल कम भी है बट उसकी क्वालिटी ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स आर वेरी गुड, देन वो आपको फायदा देता है। इसी तरह अगर आपका LDL या बैड कोलेस्ट्रॉल हम बोलते हैं, अगर उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो बट उसकी क्वालिटी अच्छी हो, तो आपके बैड सिस्टम्स को रोक लेता है। बट ओवरऑल, बिकॉज ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाता है, हमें समझना है कि HDL या गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास। द ओनली तरीका इज गुड डाइट, एक्सरसाइज।
LDL कम करने का हमारे पास तरीका है, विच इज गुड डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिकेशंस। दवाइयों से हम गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा नहीं सकते, बट बैड कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। इट इज बिकॉज दवाइयों से हम वही केमिकल्स आपको दे रहे हैं जो उस बैड कोलेस्ट्रॉल को या LDL की लेवल्स को कम करा सकती है। ओके सर, आपने बताया कि जो HDL है वो आपको डाइट अगर आपका अच्छा है तो आपका HDL मेंटेन रहता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बना रहता है। तो ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जिनसे हमें गुड कोलेस्ट्रॉल मिलता है? देखिए, फूड आइटम्स में बोलूँगा वेजिटेरियन डाइट इज़ द बिगेस्ट चेंज। अगर आप एक हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हैं तो प्लीज़ ब्रिंग डाउन योर क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन ऑफ नॉन वेज फूड। क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन मीन्स इतना सारा खाने के बजाय आप थोड़ा खाओगे तो थिंग्स बिकम बेटर। सेकेंडली, रेड मीट मीन्स मटन, बीफ, जिनका कंजम्पशन ज़्यादा होता है उनमें ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा लेवल पे बढ़ते हैं। वेजिटेरियन डाइट्स इज़ ऑलवेज हेल्पफुल। किसी भी तरह का फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड इज़ ऑलवेज नेवर अ गुड आइडिया। कई पेशेंट्स हमें आके पूछते हैं कि सर हम कौन सा घी यूज़ करें, क्या यूज़ करें, हाँ कैसे हम कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। सो अ सिंपल आंसर इज़ क्वालिटी ऑफ ऑयल डजंट मेक अ डिफरेंस। आप घी यूज़ करें, सनफ्लावर यूज़ करें, मस्टर्ड यूज़ करें, ऑलिव यूज़ करें, रिफाइंड यूज़ करें, एनीथिंग इज़ ओके। क्वांटिटी ऑफ ऑयल मेक्स अ डिफरेंस। आप कितना ऑयल यूज़ कर रहे हो, सी हमारे लिए समझना ज़रूरी है। ऑयल का पर्पस खाने में, आई थिंक जो भी खाना बनाते हैं दे विल अंडरस्टैंड दिस। आई एम नॉट अ वेरी गुड कुक सो आई विल जस्ट टेल यू दिस। जो खाना बनाते हैं दे विल अंडरस्टैंड ऑयल का पर्पस खाने में खाली एक होता है, लुब्रिकेशन। ऑयल में कोई स्मेल नहीं होती, ऑयल का कोई टेस्ट नहीं होता, चाहे वो घी हो चाहे कुछ भी हो। लुब्रिकेशन मीन्स अगर आप हाई इंटेंसिटी गैस पे खाना बना रहे हो तो खाने को जलने से रोकता है। सो हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? एक, आप उसको सिम पे बनाइए, इट विल टेक लॉन्गर बनने के लिए, बट टाइम लगेगा लेकिन वो हेल्दी रहेगा, खाना जलेगा नहीं। तो आपका अमाउंट ऑफ ऑयल, एंड अमाउंट ऑफ ऑयल इज 1 टीस्पून, मतलब चाय वाला चम्मच ऑयल, घी, रिफाइंड ऑयल, जो भी आप यूज करना चाहें करें, इन अ फैमिली ऑफ 4 फॉर ईच मील। मीन्स ब्रेकफास्ट के लिए 1 टीस्पून, लंच 1 टीस्पून, डिनर 1 टीस्पून। ये ऑयल आप किसी में भी यूज कर सकते हो, वेजिटेबल में, दाल में, चपाती पे, दैट्स ओके विद अस। बट 4 की फैमिली के लिए 1 टीस्पून ऑयल इज गुड इनफ। सो आप घी खाएं या ऑयल लें, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। काफी लोगों को घी से प्रॉब्लम है कि घी से बढ़ता है, घी से बिल्कुल नहीं बढ़ता। घी इज गुड फॉर योर हेल्थ, बट अगर लिमिटेड क्वांटिटी में आप लें तो एनीथिंग एक्सेसिव इज बैड। मतलब हर एक चीज आपको मॉडरेशन में लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल मैम। बादाम 4 खाने से अच्छा होता है, 1 केजी बादाम खाने से मैं आइंस्टाइन नहीं बनूंगा। ट्रू दैट, और एक दिन में तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। एग्जैक्टली। सो एवरीथिंग इन मॉडरेट क्वांटिटीज इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, बट अगर आप वो क्वांटिटी बढ़ा देते हो, दैट व्हाट मेक्स अ डिफरेंस। ट्रू सर, आपने बादाम का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, क्योंकि ना लोगों को लगता है कि हम ज्यादा बादाम खा लेंगे तो हमारा दिमाग तेज हो जाएगा, हमारी हेल्थ पे अच्छा असर पड़ेगा। ऑल्सो सर, इसी से एक और रिलेटेड मेरा सवाल है, क्योंकि हम फूड के बारे में बात कर रहे हैं। आजकल ना जिम्स वगैरह में जो वर्कआउट करते हैं लोग, वो प्रोटीन पाउडर्स या फिर वर्कआउट सप्लीमेंट्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इसका भी हमारे कोलेस्ट्रॉल पर कोई असर पड़ता है? कोलेस्ट्रॉल पे डायरेक्ट असर नहीं पड़ता, इनडायरेक्टली यस, बिकॉज आप जो भी खाते हो घूम घाम के, व्हाटएवर इनटेक यू हैव, वो आपके सिस्टम में घुस रहा है। अब हमारा सजेशन मोस्ट ऑफ द पीपल को ये रहता है, एक ऑल ऑफ अस कैन नॉट बी मिस्टर यूनिवर्स, सो प्लीज आइडेंटिफाई योर बॉडी, आइडेंटिफाई कि कितना आप जिम कर सकते हो। सेकेंड, सप्लीमेंट्स आर नेवर अ गुड आइडिया, बिकॉज वो सिंथेटिक है। आपको सप्लीमेंट्स लेने, नेचुरल सप्लीमेंट्स लीजिए, इंक्रीज योर क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है। एग्स आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, द वाइट ऑफ द एग। येलो हम हमेशा मना करते हैं बिकॉज येलो इज प्योर कोलेस्ट्रॉल्स। बट इसके अलावा अवॉइड सप्लीमेंट्स, बिकॉज everybody's body system is different. कोई भी artificial चीज यूज करना is never a good idea. And identify your own body. Most of the places में हम आजकल बहुत सुनते हैं यंग लोगों को जिम्स में हार्ट अटैक्स होते हैं। वेरी मतलब आपको बहुत सारे ऐसे केसेस, ऐसे सेलिब्रिटीज भी हैं जिनका जिम करते करते डेथ हो गया। सो जिम में एक चीज बहुत जरूरी है कि वन, आपका जो ट्रेनर है, he needs to know your body. He cannot have a same plan for everyone. ठीक है, आपकी बॉडी के हिसाब से आपका क्या प्लान है, आपको क्या ट्रीट करना है वो। सेकेंडली, एक्सेसिव सप्लीमेंट्स नेवर गुड। ये सप्लीमेंट्स हमेशा कहीं ना कहीं जाके आपको प्रॉब्लम देते हैं, ज़्यादा तकलीफ देते हैं। एंड एक्सेसिव प्रोटीन इनटेक इज ऑल्सो नॉट गुड।
सो ये जब हम एज आई सेड मॉडरेशन से ऊपर जब उठ जाते हैं तो सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल सर, आपने पहले ना स्मोकिंग के बारे में बात की थी कि स्मोकिंग से भी कहीं ना कहीं तो अफेक्ट होता ही है हमारा कोलेस्ट्रॉल। 100%। ऑल्सो सर, जो आजकल लोग वेपिंग करते हैं उनको लगता है थोड़ा कम हार्मफुल होता है, तो एक्चुअल में वेपिंग का कुछ कोलेस्ट्रॉल पे असर नहीं पड़ता है? देखिए ये डायरेक्ट कोरिलेशन है। यंग पेशेंट्स में जिन्होंने भी हार्ट अटैक्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल्स एंड दे आर स्मोकर्स। अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और आप स्मोकिंग करते हो, वेपिंग करते हो, हुक्का करते हो, एनी काइंड ऑफ स्मोक, आपके चांसेस ऑफ अ हार्ट प्रॉब्लम गोज अप ड्रास्टिकली हाई एंड स्पेसिफिकली इन यंग पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है। सो आप वेप करो कि आप च्यूबल टोबैको लो, चाहे आप टोबैको स्मोकिंग की तरह लो, एनी ऑफ दीज शुड बी अवॉइडेड। बिकॉज अगर आपको थोड़ा भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है सो आपका ब्लड थिक हो जाता है, थिक होने की वजह से इट विल गेट क्लॉटेड, आपको हार्ट अटैक्स होंगे ज़रूर। एंड दिस इज़ वाई लॉट ऑफ यंग पेशेंट्स आर हैविंग हार्ट प्रॉब्लम्स। ओके सर, आपने बताया कि वेपिंग का भी कहीं ना कहीं असर है। 100%। तो इट्स नॉट सेफ एट ऑल? नो नो, नॉट एट ऑल। बिल्कुल। ऑल्सो सर, एक और मेरा सवाल है आपसे कि हम जब कोलेस्ट्रॉल के बारे में डिस्कस करते हैं, हमने सारे जितने भी फैक्टर्स थे उनके बारे में बात की, और आपने बीच में बोला था कि जो वेजिटेरियन डाइट होती है वो काफ़ी जो कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होती है। वीगन डाइट भी हेल्पफुल होती है उनके लिए? देखिए इसमें काफ़ी डिबेट हमेशा चलती रही है। सो आई विल गिव यू माय ओपिनियन, माय पर्सपेक्टिव। लेट्स पुट इट दिस वेज, एक काफ के लिए जो लेट्स से बुल या काउ मिल्क बनाता है तो एक काफ के लिए बनाता है ना, हमारे लिए नहीं। आर मिल्क इज कंज्यूम जब हम बच्चे थे फ्रॉम आर मदर, सो हम तो चोरी करके पी रहे हैं। वी हैव, आपने कोई एनिमल ऐसा दुनिया में देखा है जो एडल्ट होने के बाद मिल्क पीता हो? नहीं। अगर एक काफ काउ या बुफेलो बन जाता है तो मिल्क नहीं पीता। अगर एक पपी डॉग बन जाता है तो मिल्क नहीं पीता। बट वी एज ह्यूमंस 18 साल के बाद हम मिल्क भी पीते हैं। So there's a lot of controversy, but this is my personal opinion that milk is not meant for us after a particular age. लोगों का ये जो मानना है मिल्क से कैल्शियम प्रोटीन्स आते हैं, नहीं, वेजिटेबल्स से जितने कैल्शियम प्रोटीन्स आते हैं उतने मिल्क से कभी नहीं आ सकते। मिल्क प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ, आप डबल टोन ले लो, कुछ कर लो, बॉईल कर लो, इट हैज अ लॉट ऑफ फैट कंटेंट। सो वी ऑलवेज से 18 साल तक आप जितना मिल्क पीना है पीजिए, बिकॉज यूर ग्रोइंग एज, यूर ग्रोइंग टॉलर, आपके बोन्स को जरूरत है। आफ्टर 18 आपका सिस्टम बन गया है, you do not need milk, you may not need milk at all। तो आप मिल्क क्यों लेना चाहते हो? उल्टा जो नेचुरली अवेलेबल चीज़ें हैं, विच इज़ वेजिटेबल्स, विच इज़ फ्रूट्स, विच इज़ पल्सेस, उनको लीजिए, बिकॉज नेचर ने, गॉड ने वो पेड़ों में दिया है। चपाती एंड राइस डू नॉट गो फ्रॉम ट्रीज, पेड़ से नहीं उगते। वेजिटेबल्स उगती हैं, फ्रूट्स उगते हैं, दाल उगती है, तो नेचुरल चीज़ें लीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट की प्रोटीन्स एंड कैल्शियम में हमें कमी होगी, ऐसा नहीं है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैव अ लॉट ऑफ कैल्शियम, प्लीज टेक देम। मिल्क अगर आप जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करने की कोशिश करिए। सर, आपने बताया कि जितना भी नेचुरल ऑप्शन है उनको ज़्यादा आप अपनी डाइट में शामिल करें। ऑल्सो एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन लोगों के मन में रहता है कि रोटी जो है वो गेहूं की ज़्यादा अच्छी होती है या जो अदर ऑप्शन है जैसे बाजरे की रोटी हो गई, मक्के की रोटी हो गई, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे हार्ट के लिए क्या अच्छा होता है? देखिए किसी भी तरह के सीरियल्स अच्छे हैं। अगर आप एक सीरियल्स को एक्सेसिवली खाओगे तो खराब है। आवर बॉडी इज मेड कि हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड दाल पे कॉन्सेंट्रेट करें। कार्बोहाइड्रेट्स आर नीडेड, कार्बोहाइड्रेट जरूरी हैं आपके सिस्टम के लिए, बट एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये जैसे लोगों का इंडिया में काफ़ी मानना है कि अगर मैं 2 ग्लास मिल्क पीता हूँ, मैं 6 रोटी खाता हूँ तो मैं ताकतवर हूँ। नहीं, आप नहीं ताकतवर हो। जो इंसान एक बोल भर के वेजिटेबल्स खाता है, एक बोल भर के फ्रूट्स खाता है एवरी डे इन डाइट, पल्सेस खाता है, ही इज इक्वली ताकतवर एज यू। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आप एक किसी भी चीज को बढ़ाओगे ज्यादा, सो आपको कार्बोहाइड्रेट जरूरत है। यस, हैव अ चपाती, राइस, बाजरे की रोटी, जिसकी भी आपको खानी है, दैट्स योर पर्सपेक्टिव, बट ट्राई एंड हैव एवरीथिंग। मैम आप ये याद करो, इंडिया में ना पहले एक थाली सिस्टम होता था जिसमें हर चीज थोड़ी थोड़ी होती थी, बट दे वर मल्टीपल थिंग्स। सो दोज मल्टीपल थिंग्स प्रोवाइड यू कंप्लीट न्यूट्रिशन, जिसमें हरी सब्जी भी होती थी, ठीक है, गाजर भी होती थी, मूली भी होती थी, दाल भी होती थी, अचार भी होता था, चावल भी होता था, रोटी भी सब थिंग। सो क्वांटिटी कम थी बट मल्टीपल चीजें थी। सो दैट वाज अ कंप्लीट डाइट जिसमें दही भी होता है। एज आई सेड, मिल्क इज नॉट इंपॉर्टेंट बट कर्ड इज अ वेरी गुड थिंग फॉर यू।
कर्ड सबको खानी चाहिए बिकॉज कर्ड में इतने प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपके नेचुरल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जरूरी है। सर कर्ड खाने का कोई ऐसा आइडियल टाइम भी होता है? बिकॉज लोग बोलते हैं रात के टाइम पे नहीं खाना चाहिए। नहीं मैम, कभी भी खा सकते हैं। इट इज सिमिलर टू ट्यूसडे को बाल नहीं कटवाने चाहिए, सैटरडे को नखून नहीं काटने चाहिए। True. So at this, हाँ primitive ज़माने में there were reasons जिसकी वजह से हम बोला करते थे, but आज के ज़माने में I don't think these make a difference because we've progressed so much. But हाँ कर्ड लेना ज़रूरी है, बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करें, but all carbohydrates are good until आप एक limited quantity में उसको ले रहे हो। Okay.